डिले ना करते हुए, ये पहला ही सवाल है और आप देंगे जवाब। थोड़े लेंदी सवाल रहेंगे क्योंकि सीटेट में भी लेंदी सवाल पहले से बढ़े हैं या और लेंदी हुए हैं सवाल, ये कहेंगे। ठीक है, चलिए आप फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट कोशिश कीजिए कि आप सॉल्व कर पाएँ इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एन अडेप्टिव एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म provides interactive syntax hints to a child. The software dynamically reduces these hints as the child solves loops correctly, but increases support if errors occur. यानी एक AI सॉफ्टवेयर है जो कोडिंग में, बच्चे को कोडिंग सीखने में, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अब 6th से आप ये सब भी शुरू कर दीजिए, कोडिंग वगैरह सिखाइए बच्चे को। तो एक AI सॉफ्टवेयर है, आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब चर्चा में है। तो AI सॉफ्टवेयर है जो बच्चे को कोडिंग के उस लेवल के सवाल देता है जिस लेवल के वो कर पाए, या उसको हिंट्स देता है जहां वो अटकता है। अगर वो फेलियर, मतलब उसमें फेल हो जाता है उसको अटेम्प्ट करने में, या सॉल्व नहीं हो रहे जिस लेवल के सवाल, तो उससे थोड़ा नीचे लेकर के आता है। फिर अगर जितने लेवल के हो पा रहे हैं उससे ऊपर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस देता है और हिंट देता है, हेल्प करता है। यानी कि जैसे आप एक कंप्यूटर में गेम हुआ करता था पहले, वो शायद सॉलिटेयर बोलते थे या तो उसको, तो उसमें हिंट्स आती थी, या आप पासवर्ड भूल जाएं अगर अपने कंप्यूटर का, तो वो हिंट का ऑप्शन देता है आपको, या लैपटॉप का। तो एटलीस्ट विंडोज में तो ऐसा होता ही है। तो अब वो हिंट क्या है, स्कैफोल्डिंग का काम कर रही है। ठीक, या आप एक गेम खेल रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे जाने आपको तब जाएगा जब आप उस लेवल को क्रैक कर लेंगे। ठीक, इजी टू डिफिकल्ट बना होता है जो गेम है, या इवन यहाँ पे अगर हम इस कोडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें कि जैसे जैसे बच्चा सॉल्व करता जाएगा तो सपोर्ट को डिक्रीज किया जाएगा, जहां वो अटकेगा तो सपोर्ट को बढ़ा दिया जाएगा। यानी जहां बच्चा अटक रहा हो उसकी मदद करो, जहां बच्चा कर पा रहा है चीजें तो और उसको डिफिकल्टी 11+1 करते जाओ। ठीक है, ये वाइगॉट्स्कियन टर्म्स में इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि जहां ज्यादा जरूरत है बच्चे को वहां ज्यादा हेल्प करो, जब वो खुद से सॉल्व करने लगे तो थोड़ा मुश्किल कर दो, टास्क को डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दो, जैसे हमने बढ़ाया है ये सवाल ला करके। पहला ऑप्शन है क्लासिकल बिहेवियरल कंडीशनिंग थ्रू मैकेनिकल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए ये कंडीशनिंग शब्द, रीइंफोर्समेंट शब्द, रिवॉर्ड और पनिशमेंट शब्द पियाजे और वाइगॉट्स्की का इनसे लेना देना नहीं है। जहां आपको ये पियाजे वाइगॉट्स्की के साथ नजर आए इनसे दूर चले जाइए, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। पियाजे और वाइगॉट्स्की जो है वो रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी को मानते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखिए आप, जबकि ये कंडीशनिंग में आदत डलवाना होता है कि आपको रट्टे लगवा दिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी बढ़ावा देना। ये रिवॉर्ड, पनिशमेंट, दंड, पुरस्कार की बात पियाजे वाइगॉट्स्की कहीं भी करते हुए नहीं मिलेंगे आपको, वो उनकी विचारधारा नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑटोमेटेड स्कैफोल्डिंग टारगेटिंग द शिफ्टिंग बाउंड्रीज ऑफ द चाइल्ड्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये थोड़ा हमें लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है। बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बदलती सीमाओं को लक्षित करने वाला स्वचालित पाड़ या ढांचा, या टेम्परेरी हेल्प। स्कैफोल्डिंग किसको कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प। बच्चा जहां अटके उसको हिंट दीजिए, वो स्टेप सॉल्व कर दीजिए ताकि वो आगे खुद से सॉल्व कर पाए। ये हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, हिंट देना, फिल इन द ब्लैंक में चीजें दे देना, मदद करना बच्चे की जहां वो अटके, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और ये इस हिसाब से एडजस्ट होगी जैसे जैसे बच्चे की जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट है, या जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, बच्चे का संभावित विकास का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बच्चे की संभावना, भाई आप अगर कल इजी सॉल्व कर पाए लेवल, तो अब आपका मॉडरेट लेवल पे आपकी संभावना बढ़ गई कि आप अब 6th पास कर लिए तो 7th पे जा पाएंगे, है ना। 7th के लेवल के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो 8th पे आपको लेके जा सकते हैं। यानी आपका सीखने का दायरा बढ़ता जाता है जैसे जैसे हेल्प जिस मात्रा में मिल रही है और आप सीखते जाते हैं। बात तो सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टैटिक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजी की बात या जेनेटिक्स की बात वाइगॉट्स्की करते हुए नजर नहीं आएंगे, सोसाइटी पे फोकस इनका ज्यादा है सीखने में। फोर्थ ऑप्शन है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल सेटिंग डिजाइंड टू सॉर्ट स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस स्कोर्स। देखिए ये कह रहे हैं छात्र की बुद्धि के स्तर को छांटने के लिए डिजाइन किया गया कोई बुद्धि लब्धि का परीक्षण या परफॉर्मेंस का कि फर्स्ट कौन आ रहा है, ये सब बात पियाजे वाइगॉट्स्की नहीं करते। बच्चों में आपस में कंपटीशन कराना, रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करना, बच्चे को सेंटर में ना रखना, पैसिव होना बच्चे का, ये सब पियाजे वाइगॉट्स्की दूर रहते हैं इन बातों से। वो बच्चे को एक्टिव रखने पे, मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम हो, रोट लर्निंग से, रट्टाफिकेशन से दूर रखेंगे। ठीक, तो जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेटर है। अगर आप कभी भी सीटेट में फंसते हैं किसी भी सवाल को करने में, तो आप ये मान लीजिए कि जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसका दिमाग वो खुद से सक्रिय है, वो ऑप्शन बेहतर है। तो यहाँ पे जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बदलती सीमाओं को, धीरे धीरे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसकी वो सीमाएं बढ़ती जा रही हैं, उसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, वहां स्कैफोल्डिंग देना दर्शाता है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन रीजन वाले सवाल खूब आते हैं, 6 सवाल तक आए हुए हैं पेपर में 30 में से। अब ये सवाल क्या कहता है, पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए असर्शन
यानी कथन है इन एन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एकेडमी, एक म्यूजिक एकेडमी है जहां इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, सितार, गिटार, वॉटेवर, हारमोनियम, तबला. अ चाइल्ड मास्टर्स द ग्रॉस आर्म मूवमेंट रिक्वायर्ड टू होल्ड एंड बो अ वायलिन बिफोर रिफाइनिंग द फाइन मोटर डेक्सटेरिटी रिक्वायर्ड टू प्रेस इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स. यानी एक वाद्य संगीत अकादमी में या अकेडमी में एक बच्चा व्यक्तिगत तारों को दबाने के लिए सूक्ष्म गामक निपुणता को बाद में हासिल करता है. यानी जो स्ट्रिंग्स हैं एक वायलिन की, उसको प्ले करना बाद में सीखता है, पहले उसको पकड़ना सीखता है. यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले आ रही हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स. ग्रॉस टू फाइन ही जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है जो मोटर स्किल्स हैं आपकी, गतिक कौशल हैं आपके. आप चीजें पकड़ना पहले सीखते हैं, ग्लास पकड़ना पहले सीखते हैं, पेन से लिखना बाद में सीखते हैं, वो फाइन मोटर स्किल में आता है लिखना जो है. ठीक, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. रीजन क्या दिया है इसका? फिजिकल मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्ट्रिक्टली इन अ सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन वेयर मोटर कंट्रोल मूव्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द लिम्स. गलत हो गया जवाब. ये सेफेलोकॉर्डल में नहीं, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल में होता है. दिशा तो सही है, दिशा तो सेफेलो और प्रॉक्सिमो दोनों हैं. तो शारीरिक गामक विकास स्रोत पदोन्मुखी दिशा में आगे बढ़ता है. तो स्रोत पदोन्मुखी दिशा को इन्होंने कहा है कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, जो कि गलत है. स्रोत पदोन्मुखी है सिर से पैर की ओर, सिर से पद की ओर, जो कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, हेड टू टो. तो ये गलत बोल दिया इन्होंने. तो ए तो सही है बट आर इज नॉट सही. तो जब आर इज नॉट सही तो इसका रीजन सही है कि नहीं है ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है. तो ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड सही हो गया. 57% लोग. दोनों कैसे सही हो जा रहे हैं भाई? 57% लोग गलत जवाब दे रहे हैं इतने आसान सवाल का. दोनों तो सही हो ही नहीं सकते. जब सेफेलोकॉर्डल को इन्होंने गलत एक्सप्लेन कर दिया तो दोनों कैसे सही हो जाएंगे? कि कुछ लोगों ने रट्टा लगा लिया है कि ए एंड आर बहुत सही कह दो जैसे ये क्वेश्चन आए. ये फंस जाओगे आप, बेकार में नंबर चला जाएगा. समझ लो चीजें, है ना. थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर ये ऐसा है कि पहले बड़ी मसल्स का प्रयोग यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स, बड़ी मांसपेशियां जिसमें आर्म्स हैं, आपकी लेग्स हैं, स्थूल गतिक कौशल. छोटी जिसमें आपकी हाथों की और आंखों की मांसपेशियां शामिल हैं. तो वो जो स्ट्रिंग बजाने में आपकी हाथों की मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जबकि वायलिन को पकड़ने में ग्रॉस मोटर स्किल्स आपकी आर्म्स, बाहों की मांसपेशियों का प्रयोग है. तो ग्रॉस टू फाइन तो सही था, पहली बात तो सही थी, है ना. और ये किससे जुड़ा हुआ है अगर आप देखोगे? ये सेफेलोकॉर्डल से नहीं. इसका एक्सप्लेनेशन अगर इन्होंने दिया होता यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंटर से पेरिफेरी, तो ये सही हो जाता. उस केस में ये सही हो जाता. ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कि इस पे एक सवाल आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल और ग्रॉस टू फाइन पे कि बच्चा पहले ग्लास पकड़ना या सामान उठाना तो सीख जाता है हाथ में, लेकिन एक अंगूठा और एक उंगली का प्रयोग करके पेन पकड़ना बाद में सीखता है. तो ये ग्रॉस टू फाइन को या प्रॉक्सिमो डिस्टल को दर्शाती है. ये दिशा जो है विकास की दिशा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन अडेप्टिव एआई लर्निंग सिस्टम एनालाइजेज अ 10-year-old चाइल्ड्स परफॉर्मेंस पैटर्न्स इन रियल टाइम टू एडजस्ट टास्क्स. हाउ वुड अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द रिजल्टिंग चेंजेस इन द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज. मतलब क्या है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. एक अनुकूलनशील यानी अडेप्टिव एआई है जो अडेप्ट कर रहा है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, अडेप्ट होता है. एआई का मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. अधिगम प्रणाली कार्यों को समायोजित करने के लिए 10 वर्षीय बच्चे के प्रदर्शन पैटर्नों का वास्तविक समय में विश्लेषण करती है कि कैसे बच्चा किस पैटर्न पे सीख रहा है. तो एआई उस हिसाब से अडेप्ट कर रहा है, अपने आप को चेंज करता है, एनालाइज कर रहा है बच्चे की परफॉर्मेंस को, उसके पैटर्न को सीखने के. एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक बच्चे की संज्ञानात्मक रणनीतियों में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किस प्रकार करेगा? भाई चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सडन रैंडम बिहेवियरल एडेप्टेशन. देखिए रैंडम नहीं होता डेवलपमेंट, ना लर्निंग होती है रैंडम, ग्रेजुअल होती है, धीमे धीमे. प्रोग्रेसिव है यस, सिस्टमैटिक है यस, क्योंकि वो एआई लर्निंग सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिवली बना होगा, अडेप्टिव है, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, प्रोग्रेशन में चेंज होगा, प्रगतिशील ढंग से, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा. ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक संरचनाओं में होने वाले प्रगतिशील, व्यवस्थित और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, क्योंकि कोई भी मॉडल बना है तो वो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में ही कोई एप्लीकेशन बनी होगी. टेम्परेरी फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस नहीं, यूनिडायरेक्शनल नहीं, मल्टी डायरेक्शनल होता है जो विकास है. तो सेकंड ऑप्शन ही यहां सही बचता है, बाकी तो सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, ये कह सकते हैं हम, या उचित नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्योंकि आपको ये देखना है कि सवाल ने पूछा क्या है. ऑप्शन सारे सही हो सकते हैं बट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. बात सही है नहीं? वेलकम है भाई जो इतने भी लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं. हमारा टाइम थोड़ा ऐसा उल्टा पुल्टा रहता है बट बाद में देख लेते हैं ज़्यादातर लोग, तो ऐसा सा है. देखिए हल्का सा इसको जूम कर दें, अगर देखने में समस्या है तो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल में. हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लर्निंग टू प्ले अ क्लासिकल वायलिन रिक्वायर्स अ चाइल्ड टू कोऑर्डिनेट रीडिंग कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल स्कोर्स
controlling precise finger movements and expressing deep emotional nuances. This illustrates that child development is. एक शास्त्रीय वायलिन बजाना सीखने के लिए बच्चे को जटिल संगीत स्वरों को पढ़ने, उंगलियों की सटीक संचालन को नियंत्रित करने और गहरी संवेगात्मक बारीकियों को व्यक्त करने में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है, यानी बैलेंस कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। यह बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है बताइए? तो सेगमेंटेड इनटू इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड फंक्शनल नहीं भाई, इंटर रिलेटेड है विकास, ऐसे अलग थलग कार्यात्मक नहीं है। प्रीमैरली अ फिजिकल मोटर ग्रोथ प्रोसेस विद कॉग्निटिव साइड इफेक्ट्स, ये कोई साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम है नहीं, ये तो तरीका है सीखने का, विकास की दिशा है ये। मल्टी डायमेंशनल एंड सोशियो इमोशनली इंटरट्वाइंड, यानी विकास जो है वो बहुदिशीय है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और सोशियो इमोशनली भी जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है वो इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमें दिख रहा है कि जो बच्चे के विकास को ठीक से समझता है, विकास के सिद्धांतों को ठीक से समझता है। यूनी डायरेक्शनल नहीं होता विकास, सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता। यूनी का मतलब सिंगल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है विकास, ना कि सिर्फ एक ही दिशा में चलता है ना। शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो गया, बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई? देखिए, आप अगर पढ़ के समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को तो 50% काम आपका हो जाएगा पढ़ते ही, क्योंकि आप अगर पढ़ के समझ के सवाल ने पूछा क्या है तो हाफ ऑफ योर जॉब इज डन, काम आपका हो गया आधा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग अ स्कूल साइंस एक्सपेरिमेंट ऑन एयर प्रेशर अ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट व्हेन अ प्लास्टिक बॉटल कोलैप्सेस अनएक्सपेक्टेडली। Contrast the explanations of Piaget and Vygotsky regarding how the child resolves this conflict. भाई वायु दाब पर एक स्कूल विज्ञान प्रयोग के दौरान, यानी एयर प्रेशर पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बच्चा साइंस की क्लास में, एक छात्र संज्ञानात्मक द्वंद्व का अनुभव करता है। पेपर 1 पेपर 2 जिसके भी लिए जा रहे हैं सबके लिए हेल्पफुल है क्योंकि सीडीपी सेम है। जब एक प्लास्टिक की बोतल अप्रत्याशित रूप से पिचक जाती है, उसमें से हवा निकल जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो इस बच्चा जो है वो द्वंद्व में, इस द्वंद्व को, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हल करेगा कि ये क्यों हुआ। पियाजे और वाइगोत्स्की इसको क्या कहेंगे? ये जो है डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज है अगर आप पियाजे के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि अचानक से जो चीज हुई है बच्चे के स्कीमा में, उसकी सॉफ्टवेयर में, उसके दिमाग में वो चीज पहले से नहीं थी, वो एक्सपेरिमेंट करते हुए सामने आई है। ठीक, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये द्वंद्व है जिसको डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे पियाजे। वाइगोत्स्की क्या कहेंगे अभी देखते हैं। पियाजे मतलब बच्चा एक्टिव है, ये हमें साफ दिख रहा है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्टिवली सीख रहा है, सक्रिय है। पियाजे व्यूज रेजोल्यूशन एज अ बिहेवियरिस्ट कंडीशनिंग नहीं, पियाजे बिहेवियरिस्ट नहीं है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, ये विचारधारा है। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद जो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, टीचर सेंटर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करता है। पियाजे वाइगोत्स्की रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो टीचर को फैसिलिटेटर मानते हैं, बच्चे को एक्टिव रखते हैं। बिहेवियरिस्ट लोग जो है, बच्चा यहाँ उतना एक्टिव होता नहीं है, पैसिव है कहीं ना कहीं। टीचर सेंटर्ड क्लास है, तो पियाजे तो बिहेवियरिस्ट नहीं है, कंडीशनिंग की बात पियाजे नहीं करेंगे। पियाजे फोकसेस ऑन द इंटरनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्पीच, पियाजे प्राइवेट स्पीच की बात नहीं करते, पियाजे ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं। ये वाइगोत्स्की की बात कहते तो सही हो जाता। पियाजे, थर्ड ऑप्शन है, पियाजे एट्रीब्यूट्स रेजोल्यूशन टू इंटरनल स्कीमा रीऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रेशन व्हाइल वाइगोत्स्की एट्रीब्यूट्स इट टू को कंस्ट्रक्टेड सोशल डायलॉग एंड पीयर स्कैफोल्डिंग। ये बात एकदम सही लग रही है कि पियाजे की विचारधारा क्या है कि वो एट्रीब्यूट करेंगे जो रेजोल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट का, डिसइक्विलिब्रियम का, ये रीऑर्गेनाइज करेगा, बच्चा अपने स्कीमा को बैलेंस में करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी वो सीख रहा है उसको एसिमुलेट करेगा, एकोमोडेट करेगा, जरूरत पड़ने पे अडेप्ट करेगा और वो आ जाएगा इक्विलिब्रेशन में, संतुलन में। व्हाइल वाइगोत्स्की एट्रीब्यूट्स इट टू को कंस्ट्रक्टेड सोशल डायलॉग, वाइगोत्स्की कहते हैं वो ग्रुप में बातचीत करेगा, इस बारे में चर्चा करेगा और सीखेगा। बिल्कुल दोनों की विचारधारा ऐसी ही है, क्योंकि पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो उग्र रूप से बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो है वो बच्चे के ग्रुप एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। बोथ थियरिस्ट अग्री दैट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, नहीं भाई ऐसा नहीं है कि जो संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ, बोतल क्यों पिचकी, इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है, ये कहना गलत होगा। बच्चा ऐसे ही सीखता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो वो कंफ्यूजन जब आपके अंदर आती है तो कंफ्यूजन इज गुड, क्योंकि इसका मतलब आप सीख रहे हैं, आप उसको रिजॉल्व करके एक नया कॉन्सेप्ट अपना बना लेंगे, बैलेंस में आ जाएंगे, जिसको इक्विलिब्रेशन पियाजे ने कहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर
6 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है कवि। ये कह रहे हैं आप मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट इज आस्क्ड बाय हर टीचर to verbally explain the grammatical reasoning she used to combine structures from two languages during a storytelling activity. This pedagogical instruction primarily fosters, यानी एक बहुभाषी छात्रा है जो कई भाषाएं जानती है या एटलीस्ट 2 भाषाएं जानती है, तो उसने अपनी मदर टंग मान लीजिए हिंदी है और स्कूल में जो भाषा प्रयोग होती है इंग्लिश, दोनों को जोड़ करके एक बात कही है, तो उसने स्ट्रक्चर को कैसे बनाया या कैसे जोड़ा, क्या नियम का प्रयोग किया, ये टीचर पूछना चाह रहा है उस बच्ची से जो बहुभाषी है। अब यहां पर ये बताने के लिए ये कौन सा पेडागोजिकल इंस्ट्रक्शन है कि जब बच्ची बताएगी कि कैसे उसने 2 भाषाओं को मिक्स करके अपना जवाब दिया, इसके लिए उसे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा ये बताने के लिए। तो मतलब बच्चा एक्टिव है, तो ये रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं है, रट्टाफिकेशन थोड़ी है, बच्चा तो एक्टिवली सोचेगा सक्रिय रूप से कि कैसे उसने 2 भाषाओं को जोड़ के जवाब दिया। कॉग्निटिव ईगो सेंट्रिज्म है, नहीं सेल्फ सेंटर थोड़ी होना है इसमें। फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, बेकार बातें एकदम कि इसका कोई शारीरिक विकास से, शारीरिक परिपक्वता से कोई लेना देना है, नहीं, ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, मानसिक कार्य है जो इसमें दिया गया है बच्चे को, जिसमें वो बताएगी कि कैसे उसने 2 भाषाओं को जोड़ के अपनी बात कही, अपनी कहानी सुनाई। तो मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग एंड लिंग्विस्टिक सेल्फ असेसमेंट, अधिसंज्ञानात्मक या परासंज्ञानात्मक इसमें मॉनिटरिंग लगी और भाषाई स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट किया उसने कि कैसे स्वयं आकलन, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें आप बच्चे की 360 डिग्री असेसमेंट की बात आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है, ठीक है। यानी ऐसा आकलन जो 360 डिग्री हर एक पहलू से बच्चे को जांचे, जिसमें 3 चीजें आती है, टीचर भी आकलन करे बच्चे का, टीचर असेसमेंट यानी टीचर के द्वारा भी आकलन हो, पीयर असेसमेंट यानी उसके साथी समूह वो भी आकलन करें एक दूसरे का, और थर्ड है आपका सेल्फ असेसमेंट, जिसको असेसमेंट एज लर्निंग से जोड़ते हैं। तो यहां पे बच्चा खुद का आकलन करेगा, उसने क्या चीज कैसे कही, क्यों कही, और रिफ्लेक्ट करेगा। मेटाकॉग्निशन क्या है, आप रिफ्लेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं अपने ही चिंतन की प्रक्रियाओं को, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, प्लान करते हैं, रिव्यू करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो कि यहां पे उसको बताने के लिए बनानी पड़ेगी। तो 4th ऑप्शन में ही सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा और यही ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा वो उसकी भलाई में है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ स्टूडेंट इन अ रोबोटिक्स क्लब कैन इजीली ड्राफ्ट लॉजिकल फ्लो चार्ट्स फॉर अ रोवर्स मूवमेंट बट स्ट्रगल्स टू फिजिकली सोल्डर द स्मॉल वायर्स ऑन द सर्किट बोर्ड। दिस सिनेरियो डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट। आसान बना देती हूँ मैं इसको, एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने कहा है कि रोबोटिक्स क्लब का एक हिस्सा है, स्कूल में साइंस लैब्स हैं, तो रोबोटिक्स का एक क्लब बना हुआ है जिसमें हम बच्चे को एआई सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम करना सिखा रहे हैं, 50 तरह की चीजें, नई नई चीजें जो आपकी एजुकेशनल पॉलिसी भी कह रही है। इस तरह के सवाल आने लगेंगे कुछ दिनों में, डोंट वरी। रोबोटिक्स क्लब का एक छात्र रोवर की गति के लिए आसानी से, अब रोवर क्या है, वो जैसे अभी मून पे जब लैंडिंग की बात हुई थी तो एक रोवर गया था, तो वो एक्सप्लोर करता है ऐसी सरफेसेस को, ठीक। तो ये रोबोटिक्स एक तरह का रोबोट है जो ये एक्सप्लोर करेगा। तो एक छात्र रोवर की गति के लिए आसानी से तार्किक फ्लो चार्ट बना सकता है कि कैसे रोवर मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ये बात वो संज्ञानात्मक रूप से एक्सप्लेन कर सकता है, उसके दिमाग में समझ आ गई है ये बात। लेकिन सर्किट बोर्ड पर छोटे छोटे तारों को भौतिक रूप से कैसे मिलाना है, तारों को जोड़ना कैसे एक्चुअल में, इसमें वो उसको दिक्कत आ सकती है, जबकि एक्सप्लेन करने में उसको दिक्कत नहीं किसी कॉन्सेप्ट को। यानी कॉग्निटिवली तो समझ रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में फिजिकली वो काम करना पड़ रहा है तो वहां थोड़ा सा स्ट्रगल है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन प्रोसीड फाइन मोटर मैचुरेशन एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन, पॉसिबल है। बायोलॉजिकल ग्रोथ इज द सोल प्रीकर्सर ऑफ लॉजिकल एंड कॉम्प्यूटेशनल रीजनिंग, ये फालतू बात है कि बायोलॉजिकल ग्रोथ से ही जो है कॉम्प्यूटेशनल, और ऐसा नहीं है कि फिजिकल अगर एस्पेक्ट में बच्चे की ग्रोथ स्लो है या नहीं हुई है तो मानसिक रूप से भी नहीं होगी। प्रभावित करते हैं दोनों एक दूसरे को, लेकिन स्टीफन हॉकिंग इसका एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोगों का शरीर शायद शारीरिक रूप से समस्या है लेकिन दिमाग प्रॉपर विकसित हुआ है। थर्ड ऑप्शन है वो प्रभावित करेगा एक दूसरे पहलू को, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, प्रीकर्सर हो गया या एक पहली शर्त हो गई कि दिमाग तभी डेवलप होगा जब शरीर डेवलप होगा। थर्ड ऑप्शन है फाइन मोटर स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्कीमास डेवलप इन अ परफेक्टली सिंक्रोनस लीनियर प्रोग्रेशन। लीनियर प्रोग्रेशन जहां दिख जाए, ये लीनियर वर्ड बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी काम रैखिक रूप से नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, ना कि सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन या लीनियर हो, ठीक है।
मैनुअल डेक्सटेरिटी इज अ क्वालिटेटिव चेंज व्हाइल लॉजिकल रीजनिंग इज प्योरली क्वांटिटेटिव। उल्टा है, लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है आप पूरी तरह से क्वांटिफाई ना कर पाए, मात्रा में ना जांच पाए, बट मैनुअली जो काम किया जा रहा है उसको मापा जा सकता है, समझा जा सकता है। मैनुअली यानी फिजिकली जो तार जोड़ना है, एक मैनुअल काम है। ठीक, तो एक ही ऑप्शन यहां सही है, गलत जवाब दे रहे हैं सब मिलकर के। इसमें बढ़िया सीरीज है फिर तो ये, है ना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, थर्ड नहीं हो सकता। फाइन मोटर स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्कीमास डेवलप इन परफेक्टली सिंक्रोनस लीनियर प्रोग्रेशन। देखो यहां तक सही था, ये लीनियर प्रोग्रेशन में नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स वे में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। और ऐसा नहीं है कि फाइन मोटर स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्कीमास डेवलप इन अ परफेक्टली सिंक्रोनस, एकदम इसको भी पूरी तरह सही नहीं कह सकते, ऊपर से लीनियर वे में नहीं होगा। ये आगे पीछे हो सकता था, कॉम्प्लेक्स हो सकता था, स्पाइरल हो सकता था, बैक एंड फोर्थ हो सकता था, लीनियर नहीं हो सकता। तो यहां तक बात ठीक थी, लेकिन जैसे ये लीनियर कहा तो इसका सेंस बनता नहीं है। एक ही ऑप्शन फिर यहां सही बचता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन प्रोसीड फाइन मोटर मैचुरेशन एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन। हो सकता है बच्चे का फिजिकल कोऑर्डिनेशन बाद में आए, वो चीजों को समझने पहले लग जाए, इसकी संभावना है। होता है ऐसा, आप नानी दादी की कहानियां खूब बचपन में सुनते हैं और समझते हैं, परियों का देश भी इमेजिन करते हैं, कोई उसमें बात है, एक्टिविटी हो रही है, वो भी इमेजिन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। या आप पढ़ लेते हैं किताब में कि स्विमिंग कैसे करते हैं या ड्राइविंग कैसे करते हैं, आपने पढ़ लिया, जान लिया, स्टेप बाय स्टेप पता है आपको। लेकिन जब आप एक्चुअल में करने जाएंगे, क्या आप पढ़ के तुरंत करने लग जाएंगे वो काम? नहीं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कई बार प्रोसीड करता है कि बाकी स्किल्स, जिसमें फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर भी हो सकती है, उनके साथ फिजिकल कोऑर्डिनेशन सीखने में कई बार टाइम लग सकता है कि आप किसी चीज को दिमाग के लेवल पे तो समझ लें, लेकिन जब उसको करने जाएं तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल महसूस हो। ये संभावना है जिसके चलते इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे ज्यादा एप्ट उत्तर है इसका, ना कि कोई थर्ड फोर्थ कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक कहानी है जिसमें आपने समझ लिया मेंटली कैसे किसी टास्क को करते हैं, जूता कैसे, फीते कैसे बांधते हैं, ये पढ़ लिया आपने, आपको किसी ने बता दिया, तो दिमाग से तो समझ लिया आपने, लेकिन जब आप करने गए तो आप कंफ्यूज हो गए। वहां पे कई बच्चे जब बटन लगाते हैं तो वो उल्टे सीधे लग जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि उसने बटन लगाते हुए देखा नहीं है किसी को, या बटन लगाने के बारे में उसे पता नहीं है, दिमाग में तो पता ही है उसे। तो कई बार एक्टिविटी करते हुए जो है आप, इसी को कहते हैं कि जब आपने थियोरेटिकल पढ़ी है कोई चीज और करके देखा है किसी चीज को, तो उसमें थोड़ा गैप आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है। During a text-based Python coding session, a child easily memorizes basic syntax commands but cannot comprehend nested loops until they reach a specific level of neurological readiness. एक बच्चा है जो बेसिक कमांड्स दी जा रही हैं एक टास्क के दौरान, उनको वो याद कर ले रहा है स्टेप्स को, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस है, यानी जो मैचुरेशन है अभी उसके दिमाग में वो नहीं आई है, मेच्योरिटी नहीं आई है। इट्स लाइक कि आप तीसरी क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ाने लगे, तो हो सकता है वो जितनी भाषा उसको आती है उस बेसिस पे वो याद कर ले किसी चीज को, बट उसको समझ ना आए वो चीज। ठीक है, कितनी कविताएं हैं जिनका मीनिंग आप बाद में बड़े होकर समझते हैं, बचपन में बस आप रट्टा लगा लेते हैं। ठीक, तो पाइथन कोडिंग सत्र के दौरान एक बच्चा बुनियादी सिंटेक्स यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी सेंटेंस का, या जो भी एक उस प्रोसेस का रूल्स तो उसने याद कर लिए, कमांड्स तो याद कर लिए कि लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को तभी समझेगा जब उसका न्यूरोलॉजिकल मैचुरेशन, जिसको रेडीनेस कह रहे हैं, तत्परता आएगी दिमाग के लेवल पे, शरीर के लेवल पे। बात तो सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ये क्या दर्शाता है कि दिस हाईलाइट्स दैट लर्निंग रन्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द बाउंड्रीज सेट बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है सीखना, परिपक्वता से नहीं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप 3 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते, क्यों? क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, अभी परिपक्वता नहीं आई है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि सीखना अलग है, मैच्योरिटी अलग है। अगर मैच्योरिटी कई बार प्री कंडीशन बन जाती है, आप सिखा ही नहीं पाएंगे अगर मैच्योर नहीं है व्यक्ति, बायोलॉजिकली उसकी वो स्टेज ही नहीं आई है। इसीलिए तीसरी क्लास के बच्चे का सिलेबस उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से डिजाइन होता है, और 10वीं क्लास का उस लेवल से। तो ये क्या है, मैच्योरिटी पे और आपका बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि आप खिला पिला के पढ़ा के मैच्योर कर देंगे किसी को, उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मैच्योरिटी बाय डिफॉल्ट अनफोल्ड होती है। जैसे आपके दांत निकलने में आपका कोई रोल खास है नहीं, एक बेसिक न्यूट्रिशन मिल जाए आपको, आपके हाथ और पैर जन्म से होते हैं जब से आपका जन्म होता है, लेकिन उनमें चलने की ताकत मैच्योरिटी से आती है। तो मैच्योरिटी टाइम के साथ हेरिडिटी से मिली क्षमताओं का अनफोल्ड होना है। ठीक, सेकंड ऑप्शन, दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, ये सब मैच्योरिटी का उदाहरण है। ये मेंटली भी वर्क करता है, फिजियोलॉजिकली भी वर्क करता है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। सेकंड ऑप्शन है, कुत्तों में अलग होगा, इंसानों में अलग होगा, हाथी में अलग होगा। तो वो हर एक स्पीसी के अपनी मैच्योरिटी या हेरिडिटी की जेनेटिक कोडिंग है, उसके हिसाब से मैच्योरिटी आती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, इज अ पैसिव बिहेवियरिस्ट प्रोसेस। नहीं भाई, बच्चा तो एक्टिव है, इसमें पैसिव बिहेवियरिस्ट कहाँ है? ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कॉग्निटिविस्ट है, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट को समझा जा रहा है। अकर्स ऑटोमेटिकली थ्रू बायोलॉजिकल मैचुरेशन विदाउट एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, मे बी
इज कंस्ट्रेन्ड एंड सपोर्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ये उतना बेहतर नहीं था। ये कह रहे हैं कि आप बच्चे को एक बेसिक कमांड तो समझा सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर तभी समझेगा उस चीज को जब वो न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस यानी मेच्योरिटी आ जाएगी उस चीज की। ठीक है, आपने कोई डेफिनेशन याद करवा दी, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, एक तीसरी क्लास के बच्चे को याद करवा दो आप कि पियाजे की 4 स्टेजेस हैं बेटा, और ये SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन उसको समझ में कब आएगा? जब वो उसकी उस स्थिति में आ जाएगा, उतना मैच्योर होगा, उसकी एज, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी एक उम्र के साथ, तब वो प्रॉपर समझ पाएगा। तो याद करवाना या एक बेसिक मेमोराइजेशन के बेसिस पे चीजें फीड कराना अलग है, लेकिन जब तक न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस या मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक वो प्रॉपर नहीं सीख पाएगा। तो दोनों चीजें, मैच्योरिटी और लर्निंग, जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट भी। तो इज कंस्ट्रेन्ड एंड सपोर्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन लिमिट्स ऑफ द चाइल्ड, कि ये कंस्ट्रेन्ड है कुछ हद तक जो आपकी मैच्योरिटी है, ऑटोमेटिकली थ्रू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन विदाउट एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। आप सिखा नहीं पाएंगे ना, अगर एनवायरमेंट में सिखाया नहीं। बच्चा 5 साल का हो गया और आप साइकिल सिखाएंगे नहीं, अगर उसके एनवायरमेंट में होगा ही नहीं तो नहीं सीखेगा वो। सिर्फ मैच्योरिटी से थोड़ी होगा, एनवायरमेंटल रोल भी चाहिए। तो इस कंस्ट्रेंट लर्निंग के लिए एटलीस्ट कुछ चीजें जो बायोलॉजिकल है वो अपने आप आ जाएंगी, दांत अपने आप निकल आएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ चीजें लर्निंग के लिए आपको एनवायरमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो बच्चे की जैविक परिपक्वता की सीमाओं द्वारा सीमित और समर्थित होता है जो अधिगम है। ये हम कह सकते हैं कि किस एज में है, किस स्टेज में है, उस हिसाब से उसको सिखाया जाएगा, उसी हद तक सिखाया जाएगा। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेडागोजिकल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइगोत्स्कीज मॉडल ऑफ डायनेमिक असेसमेंट ड्यूरिंग अ रोबोटिक असेंबली टास्क। अच्छे सवाल हैं, जिसको लगता है वो बहुत धुरंधर हो गया है, सारा सिलेबस पढ़ लिया है ना, आसानी सवाल सॉल्व कर लेता है, मुश्किल नहीं लगते हैं सीटेट के सवाल, तो वो ये सवाल करे व्यक्ति तो उसको काफी हेल्प मिलेगी उसका स्तर बढ़ाने में। बताइएगा, 9th क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बात क्या हो रही है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेडागोजिकल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइगोत्स्कीज मॉडल ऑफ डायनेमिक असेसमेंट। डायनेमिक असेसमेंट मतलब कॉन्टिन्यूअसली आप असेस करते रहे, आकलन होता रहे बच्चे का, गतिशील और फ्लेक्सिबल तरीका है उनके आकलन का। ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड आकलन, पीयर असेसमेंट, ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, एक दूसरे से सीख रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं जहां जरूरत है। इनके कहने का मतलब ये है, इट मेजर्स व्हाट अ स्टूडेंट कैन अचीव विद इंटरैक्टिव सपोर्ट रादर देन असेसिंग स्टैटिक कंप्लीटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर वाइगोत्स्की की अप्रोच को फॉलो किया जाए तो बच्चे को इंटरैक्टिव सपोर्ट यानी स्कैफोल्डिंग दी जाएगी, बजाय कि सिर्फ एक ऐसा कंप्लीटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक टास्क दे दो कि बस जिसमें नंबर कितने आ रहे हैं वो चेक करना हो। नहीं, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात हुई है, सही बात है, वाइगोत्स्की कहेंगे। इट रिलाइज ऑन स्टैंडर्डाइज्ड, ये नेगेटिव है, क्योंकि डायनेमिक जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ये स्टैंडर्डाइज अपने आप में नेगेटिव टर्म है, हम जल्दी ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स भी करेंगे, कीवर्ड्स जो हम करते हैं हर साल। एनीवे, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इट इवैल्यूएट्स द चाइल्ड्स लर्निंग पोटेंशियल विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की ZPD में या उसके दायरे में जो चीजें हैं उसका आकलन करने की बात होगी, ना कि ऐसा नहीं है कि बच्चा अभी फर्स्ट में है और आप उसके जो दायरे से ही बाहर है उसके आकलन की बात नहीं करोगे। इट ट्रीट्स स्टूडेंट्स एरर्स एज कॉग्निटिव डेफिसिट्स दैट रिक्वायर, कॉग्निटिव डेफिसिट नहीं है कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो वो उनके दिमाग की कोई कमी है, ये कहना गलत होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है, जो कि पहले ही ऑप्शन में हमें दिखाई देते हैं। 78% लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है, नहीं तो ये ऑप्शन से और ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो मुझे लगा कहीं आप लोग चक्कर वक्कर खाने के गिरने वरने ना लग जाएं, तो थोड़ा सा बीच बीच में बैलेंस भी बना के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभी 20 सवाल हमें और करने हैं, कंप्लीट सेट है, 30 आउट ऑफ 30 आप ला पाएंगे अगर आप इस तरह के सवाल अच्छे से कर लें तो। ठीक है, प्लीज टेक डेली क्लासेस। भाई मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीक में मैं डेली क्लासेस ले पाऊँ, मैं कमिट नहीं कर रही हूँ, बट प्रयास मेरा पूरा रहेगा, है ना, और टाइम पे भी हो पाए, 9 सवा 9 के करीब हम शुरू कर दें क्लास। क्योंकि अब ज्यादा समय है नहीं सीटेट में, तो अब सीटेट पे ही फोकस करेंगे। बैचेस रेगुलर हो गए हैं, अभी यूट्यूब को भी रेगुलर कर देंगे नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली। चलिए बताइए, मैराथन लेना मैं देखती हूँ, प्लान करती हूँ। देखिए, ड्यूरिंग अ थिएट्रिकल रिहर्सल, बच्चे थिएटर कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, तो वो रिहर्स कर रहे हैं प्ले करने से पहले। 6 year old कबीर डिलीवर्स हिज लाइंस लाउडली लुकिंग एट द ऑडियंस। तो एक 6 साल का बच्चा है कबीर, वो अपने जो डायलॉग उसको मिले हुए हैं उस प्ले को
करते समय वो ऑडियंस की तरफ देख के लाउडली जोर जोर से चिल्ला करके वो अपने डायलॉग्स बोल रहा है, जैसे कि उसने रट्टा लगाया हुआ हो या वॉट जो भी उसने याद किया हुआ हो। कितने साल का है ध्यान रखिएगा, 6 साल का है। बट फेल्स टू एडजस्ट हिज मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू द फिजिकल क्यूज ऑफ हिज फेलो एक्टर्स। तो अपने डायलॉग तो वो बोल दे रहा है फटाफट दर्शकों की ओर देख करके, चिल्ला चिल्ला करके या थोड़ा जोर से, लेकिन अपने साथी अभिनेताओं जो बाकी एक्टर्स हैं उसके साथ ग्रुप में, जब प्ले है तो अकेले नहीं है, बाकी लोग भी हैं, है ना, एक ऐसा प्ले है जहां पे और भी एक्टर्स हैं, तो वो उनके साथ मान लो डांस कर रहे हैं, तो वो साथ में सब एक्टिविटी कर रहे हैं, डांस में प्लान्ड होती हैं चीजें, कोरियोग्राफ्ड होती हैं, तो वो बाकी बच्चों के साथ मैच नहीं कर पा रहा है अपनी गतिविधियां, उसका ध्यान कहां सेंटर्ड है, खुद पे, खुद के डायलॉग पे, है ना। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई, जहां वो सोशली और थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा 2 से 7 वर्ष में। ईगो सेंट्रिक स्पीच या ईगो सेंट्रिज्म जो है, स्व केंद्रिता उसमें पाई जाती है। ठीक है, आसान हो गया ये क्वेश्चन, और थोड़ा मुश्किल बन सकता था या था पहले ओरिजिनली जैसा हमने बनाया था, बट देन ये क्या हो गया, मैंने इसको छोटा कर दिया ताकि आप आसानी से जवाब दे पाए। तो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, बाकियों के साथ उस लेवल पे नहीं जा पा रहा, इस तरफ ये इशारा करता है क्वेश्चन। इसी स्टेज को, ये 2 से 6 वर्ष को, 2 से 7 वर्ष को हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, एनीवे प्ले वे स्टेज भी कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कहता है, चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन with high chemical pollution show slower cognitive processing speed compared to their biological siblings raised in an eco-friendly environment. This difference is classified under. यानी जो उच्च रासायनिक प्रदूषण वाले औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे हैं बच्चे, दिल्ली में रह रहे हैं जहां IQ 1000 IQ बोल रही हूँ मैं, तो इंस्पायर हो गई हूँ यहाँ के उनसे, चीफ मिनिस्टर जी से, तो यहाँ का जो AQI है वो 1000 पहुंच जा रहा है, वहां अगर आप रह रहे हैं, और एक आप रह रहे हैं जहां 50 AQI है, क्या ही हो गया आज, एनीवे तो AQI है आपका, तो वो जो बच्चा इकोलॉजिकली बेहतर जगह पे रह रहा है, पहाड़ों में है मान लो जहां 50 AQI है, एक बच्चा है दिल्ली में है जहां 400-500, तो ऐसा लगता है कि सही है, सब रह रहे हैं क्योंकि, ठीक, तो वो सही तो नहीं है। तो वो बच्चा जो केमिकली पॉल्यूटेड जगह पे है, या मान लो भोपाल गैस त्रासदी हुई, अब उस एरिया में जो उस समय लोग रह रहे होंगे या उसके बाद भी, तो प्रभावित होगा उनका संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि केमिकल पॉल्यूशन है वहां बहुत ज्यादा, या किसी भी तरह का अगर पॉल्यूशन है तो प्रभावित तो करेगा, लंग्स को करे, दिमाग को करे। दूसरा बच्चा है जो साफ जगह पे रह रहा है, बायोलॉजिकल सिबलिंग्स हैं, यानी जिनकी 50% जो DNA है वो सेम होता है, ठीक। उस केस में अगर हम देखें, यानी भाई बहन हैं या बहन बहनें हैं, 2 बच्चे हैं एक ही माँ बाप के, अलग अलग घरों में बड़े हुए हैं, एक इको फ्रेंडली माहौल में रह रहा है और दूसरा है जो हाई केमिकल जोन में रह रहा है, तो इसका संज्ञानात्मक विकास पे उन दोनों के क्या फर्क पड़ेगा, या ये जो अंतर आएगा ये कैसे समझा जाएगा। ये इंटरनल अंतर है, हेरिडिटी फैक्टर्स दैट डिटरमिन, नहीं भाई ये एनवायरमेंट का अंतर है, क्योंकि वो ऐसी, जिन बच्चों को ऐसी भट्टियों में, फैक्ट्रियों के आसपास काम करने को दिया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, उनके विकास पे, उनके फेफड़ों पे, उनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है उस चीज का, उनके संज्ञानात्मक विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये इंटरनल फैक्टर नहीं है हेरिडिटी वाला, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, एनवायरमेंट का फैक्टर है। सेकेंड ऑप्शन है प्रीनेटल बायोलॉजिकल फैक्टर है, प्रीनेटल यानी गर्भ से जुड़ा हुआ है, नहीं भाई ये तो एनवायरमेंट, वातावरण से जुड़ा हुआ है, गर्भ में तो कोई ये बात ही नहीं हो रही है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्टिंग पोस्ट नेटली ऑन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, बच्चे के दिमाग पे जन्म के बाद पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित कारक हैं, ये बाहरी कारक हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एनवायरमेंट जो है, ये पोल्यूशन की जो बात हो रही है, केमिकल पोल्यूशन की, ये एनवायरमेंट में है। कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेटिक फैक्टर्स लिंक्ड विद ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स, कोई ऑटोजोम या जो क्रोमोसोम्स है उससे जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं, प्योरली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। बस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसमें उसकी सिबलिंग्स की बात हुई थी, तो थर्ड ऑप्शन है सही, आप लोग जवाब दे रहे हैं मैक्सिमम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन है, a 7-year-old child can successfully design a virtual city in an interactive spatial coding game but fails to comprehend abstract textual coding logic। यानी एक 7 वर्ष का बच्चा है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, पियाजे के अकॉर्डिंग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, इंटरैक्टिव गेम में वर्चुअल शहर का मानचित्र बना लेता है जब वो गेम खेल रहा है। कौन सा होता है वो, कौन सा गेम है जिसमें मैप करके, मेंटल मैप्स और व्हाटएवर, बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें अलग अलग चीजें बनानी होती हैं बच्चों को, तो वो वहां तो बना लेता है वो उस तरह के मैप, बट अमूर्त रूप से टेक्सचुअली कोडिंग में उसको दिक्कत होती है अभी, क्योंकि अमूर्त चिंतन अभी आया नहीं है। बात सही है, ऐसा पॉसिबल है, 7 साल का है, क्योंकि रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स
और देयर डायरेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बट स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल सिंबल्स। बिल्कुल सही बात है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चे हैं, इनको मूर्त चीजों के प्रति तो लॉजिक आ जाता है कि शहर बनाने में उनको पता है कौन सा रूम कैसा होगा, जो चीजें दिख सकती हैं, जिनका इमेज में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उन चीजों पर वो ज्यादा सोच पाता है, बजाय कि जो एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स हैं, चाहे वो कोडिंग के हो, क्या कोडिंग की लैंग्वेज हो, चाहे वो फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, वो अभी वो सॉल्व नहीं कर सकता। बात तो सही है, इसका रीजन भी सही है। तो ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें जो लोग अपना वो एकदम जिनका पक्का आंसर यही रहता है, उनका ये आंसर सही हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एन ईवीएस टीचर reflects on an ecology project when I insisted that all students build identical model ecosystems using a standardized written guide. Many students felt highly anxious, copied layouts and failed to understand ecological loops. क्योंकि आपने कह दिया उनको कि सबको एक ही जैसा आइडेंटिकल मॉडल बनाना है, स्टैंडर्डाइज रिटर्न गाइड है, सबके लिए सेम तरीका फॉलो करेंगे, सब अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगानी है। However, when I allowed them to select roles, designers, researchers, mediators, they co-constructed meaning effectively. This teacher's reflection, यानी टीचर ने ये पाया कि जब उनको स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस दे दी गई थी कि बस ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये चीजें फॉलो करनी है, नकल करके ले आए वो सारे के सारे बच्चे, या सेम तरीका सबके पास सेम ही मॉडल्स थे। लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी भूमिकाएं, यानी बच्चा एक डिजाइनर है, एक शोधकर्ता है, वो अपने तरीके से सोच पाए किसी चीज पे, तो वो बेहतर एक्टिवली, फिर तो वो बच्चा एक्टिव हो गया, एक्टिव है तो बेहतर है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज नेसेसरी नहीं भाई, ये नेगेटिव मानते हैं हम इस टर्म को, मानकीकरण को, है ना। Ignoring developmental readiness and student agency leads to rote performance without genuine conceptual change. ये बात एकदम सही है, क्योंकि आपने बच्चे की कौन कितना रेडी है, किस लेवल पे उसका डेवलपमेंट हुआ है, इसको इग्नोर करके सिर्फ सबको सेम इंस्ट्रक्शंस दे दिए, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कहेंगे इसको, जो कि नेगेटिव है, जिसकी वजह से बच्चों ने रट्टा लगाना शुरू कर दिया, वो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देख पाए। कोऑपरेटिव लर्निंग इज ओनली इफेक्टिव फॉर आर्टिस्टिक टास्क। नहीं, ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव लर्निंग हर जगह हेल्प करती है बच्चों को ग्रुप में सिखाना। चिल्ड्रन शुड बी सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन आईक्यू। बच्चों को अलग थलग नहीं करना है आईक्यू के आधार पे, गलत बात है ना, बैड मैनर्स। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है बताइएगा। बहुत हार्ड है? नहीं, हार्ड तो मतलब लैंग्वेज का गेम हो सकता है थोड़ा सा, वो लैंग्वेज आप पढ़ पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, तो होने लगेंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और तब आप एक बार खुद से भी पढ़िएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि जब आप वीडियो में देखते हैं तो यहाँ स्कैप फोल्डिंग है, हेल्प मिल रही है आपको कि मैं पढ़ के समझा देती हूँ क्वेश्चन, तो कई लोगों के तो इसलिए भी सॉल्व हो जाते हैं। खुद से करते हैं तो नहीं होते सॉल्व, क्योंकि इनफ प्रैक्टिस नहीं की, खुद से पढ़ के समझाने की, क्वेश्चन को पढ़ने की अप्रोच नहीं डेवलप की। ठीक है, तो ये हेल्प के लिए है सेशन कि मैं पढ़ के आपको हेल्प कर देती हूँ, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हाँ ऐसे समझना है। क्वेश्चन 14 है, टू सपोर्ट स्टूडेंट्स स्पेशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अ ज्योग्राफी क्लास ऑन मैप रीडिंग, अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर शुड डिजाइन एक्टिविटीज दैट। यानी मानचित्र पठन पर भूगोल की कक्षा के दौरान छात्रों के स्थानिक विकास का समर्थन करने के लिए एक प्रगतिशील शिक्षक को कैसी गतिविधियां करानी चाहिए ताकि बच्चे की मैप रीडिंग की समझ, मैप रीडिंग में क्या होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस, कि वो दिशाओं को समझने का ज्ञान उसका बेहतर हो, तो कौन सी एक्टिविटीज कराई जाए। पहला है, प्रोवाइड टेक्टिकल मॉडल्स एंड 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एब्स्ट्रैक्ट ग्रिड कोऑर्डिनेट्स। बहुत सुंदर ऑप्शन। एनफोर्स स्ट्रिक्ट मेमोराइजेशन, जहां भी रट्टा लगाना, ड्रिल, प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, नेगेटिव। कैटेगराइज स्टूडेंट्स इनटू रिजिड एबिलिटी, रिजिड नेगेटिव। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें, लचीलापन चाहिए, सबको एक ही ढर्रे में नहीं डालना है। ऑप्शन नंबर 4 है, प्रेजेंट लेक्चर्स ऑन कार्टोग्राफी वाइल रेस्ट्रिक्टिंग पीयर टू पीयर डिस्कशन। बच्चों को एक्टिव मत रखो, बस लेक्चर दिलवा दो, व्याख्यान दिलवा दो कार्टोग्राफी पे कि नक्शा कैसे बनाते हैं इस चीज पे, नेगेटिव है। एक ही ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो ये है कि अमूर्त ग्रिड पेश करने से पहले आप बच्चे को टैक्टाइल मॉडल्स दो, जहां वो छू सके, चीजों को देख सके, कैसे बनते हैं नक्शे, कैसे वर्क करता है नक्शा, वो उसके 3D मॉडल्स हो सामने, तो वो ज्यादा बेहतर समझ पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बेहतर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, अब प्राइमरी स्कूल चाइल्ड जिसकी उम्र 6 से 11 वर्ष रहेगी तभी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड है, कक्षा 1 में 6 साल का बच्चा जाता है। अब प्राइमरी स्कूल चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्पीच प्रोडक्शन एंजाइटी विथड्रॉस फ्रॉम एक्टिव प्लेग्राउंड प्ले। उसको स्पीच प्रोडक्शन एंजाइटी, बोलने से उसको एंजाइटी है, दुश्चिंता है, इसलिए वो प्लेग्राउंड में, क्योंकि सबके साथ बोलना पड़ता है, ग्रुप में खेलना पड़ता है, तो वहां से वो हट जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एंजाइटी महसूस हो रही है।
leading to low peer acceptance and feelings of emotional inadequacy. This scenario validates. यानी गंभीर भाषाई संकोच से पीड़ित एक बच्चा जिसको एंजाइटी है बोलने को लेकर के या इंटरेक्शन को लेकर के, प्राथमिक विद्यालय का प्राथमिक स्तर का बच्चा है, तो वो खेल के मैदान में खुद को पीछे खींच लेता है या अलग थलग रहने लगता है, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं कर पाता, घुल मिल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने से संबंधित एंग्जाइटी है, एंग्शियस महसूस कर रहा है या इमोशनली ठीक महसूस नहीं कर रहा। इस चक्कर में अब क्या होगा, बच्चे उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होता। अब एक बच्चा है जिसको खेलने बुलाने जाओ वो आता ही नहीं है, कभी कभी आ जाएगा तो भी चुप चुप सा रहता है, इंटरेक्ट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता, एंगेज नहीं करता, तो बाकी बच्चे धीरे धीरे वो अलग थलग होता जाएगा ग्रुप से, या फिर उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वो चाहता हो इन्वॉल्व करना खुद को, लेकिन वो एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो इमोशनली क्योंकि उसको एंग्जाइटी है। ठीक, अब ये जो सिनेरियो है ये किस चीज को पक्का करता है, इस बात से क्या समझ आता है हमें? प्रिंसिपल ऑफ लीनियर डेवलपमेंट। नहीं भाई, लीनियर डेवलपमेंट का क्या मतलब, ये तो सीधी रेखा होती है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल का कोई प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का लीनियर हो, जो स्पाइरल होता है, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंटल डोमेन्स, कि जो क्योंकि वो इमोशनली ठीक महसूस नहीं कर रहा उसकी वजह से वो सोशली भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, सोशल डेवलपमेंट भी प्रभावित हो रहा है इमोशनल डेवलपमेंट की वजह से। बात सही है, आपस में इंटर रिलेटेड है, विकास के जो प्रकार हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। बात तो एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन ऑफ सोशियो इमोशनल ट्रेट्स। इसका सेफेलोकॉर्डल से लेना देना नहीं है, वो हेड टू टो फिजिकल की बात करता है सेफेलोकॉर्डल, ना कि सोशल इमोशनल की। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंटल इंडिपेंडेंस ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, के संज्ञानात्मक कौशल जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं भाई, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर।